भविष्य का समय जब पृथ्वी के तबाह होने के बाद साइंटिस्ट को मंगल ग्रह पर जाना पड़ता है ताकि उसे टेराफॉर्म करके पृथ्वीवासियों को एक नया घर मिल सके। मगर उन्हें कहाँ पता था कि मार्स के सरफेस पर उन्हें कुछ ऐसी एलियन लाइफ मिलेगी जो कि सब कुछ बदल कर रख देगी। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। पृथ्वी पर अभी साल 2056 चल रहा है, जहां पृथ्वी अब तक ओवर पॉपुलेशन और ओवर पोल्यूशन के कारण लगभग बर्बाद हो चुकी है और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर पृथ्वी का वातावरण इतना दूषित हो जाएगा कि इंसानों का वहां रह पाना लगभग नामुमकिन सा होगा। तो इंसानी सभ्यता के बचाव के लिए वैज्ञानिकों ने मार्स यानी कि मंगल ग्रह को ही पृथ्वी के जैसा टेराफॉर्म करने का फैसला किया। यहाँ से उन्होंने कई सारे प्रोब्स मार्स पर भेजे, जिनमें की बायो इंजीनियर्ड प्लांट्स थे जो कि धीरे धीरे मार्स के वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ा लेंगे। और इस प्रक्रिया के पूरा होने में कुल मिलाकर 20 साल का वक्त लगने वाला है, जिसके बाद मंगल ग्रह इंसानों के रहने के अनुरूप बन जाएगा। यहाँ शुरू के कुछ सालों में सब कुछ ठीक ही रहता है और मार्स के वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ती भी है, लेकिन अब अचानक से एक दिन वैज्ञानिकों को पता चलता है कि मार्स पर ऑक्सीजन लेवल्स वापस से नीचे गिरने लगे हैं। अब चूंकि मार्स ही मानव जाति के बचाव का आखिरी रास्ता था, तो तत्काल प्रभाव से सभी देशों ने एक साथ मिलकर कुछ वैज्ञानिकों को मार्स पर भेजने का फैसला किया ताकि वे पता कर पाएं कि फिर से मार्स पर ऑक्सीजन कैसे कम होने लगी है। अब इन वैज्ञानिकों के ग्रुप को मार्स 1 स्पेसशिप के जरिए मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, जहां इन्हें वहां पहुंचने में 180 दिन यानी कि 6 महीनों का वक्त लगने वाला है। यहां इस टीम में मेन कमांडर केट होगी। इसके अलावा चीफ साइंटिस्ट बर्ड, को पायलट टेड, एक इंजीनियर रोबी, बायो इंजीनियर क्विन और टेराफॉर्मिंग ऑफिसर चिप है। इनके अलावा एक एआई के द्वारा चलने वाला रोबोट एमी भी है, जो कि मंगल ग्रह की सतह पर इनको नेविगेट करेगा। एमी रोबोट को न्यूक्लियर बैटरी से ऑपरेट किया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रह सके। अब आने वाले 6 महीने सारे ही क्रू मेंबर्स किसी न किसी तरह से बिताते हैं। यहाँ बर्ड कहता है कि उसे अब वैसे भी इंसानियत से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही पृथ्वी जैसे अनमोल ग्रह को बर्बाद कर दिया। सो वे मार्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा वे उस रोबोट एमी को चेक भी करते रहते हैं कि वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं। यहाँ वे पाते हैं कि दरअसल इस रोबोट को प्रोफेशनल वॉर की ट्रेनिंग दी गई है, यानी कि ये काफी खतरनाक है। अब ऐसे ही 180 दिन स्पेस में बिताने के बाद फाइनली स्पेसशिप मार्स पहुंच गया था, जहां से इन सबको मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद हैब 1 बेस पर जाना है, क्योंकि वहीं से वो बायो प्लांट एलजी को उगाया जा रहा था। लेकिन तभी मार्स के करीब आते ही मार्स 1 पर अचानक से सोलर फ्लेयर्स आकर टकराती हैं और चारों ओर से शिप में काफी डैमेज होना शुरू हो जाता है। यहाँ शुरू में तो सबको लगता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर तभी वे पाते हैं कि शिप का मेन पावर सोर्स ही ऑफलाइन हो गया है। तो यहाँ से केट डिसाइड करती है कि वो अकेले ही शिप पर रहकर इसे ठीक करेगी। वहीं बाकी क्रू यहीं से एस्केप पोड्स के जरिए सीधा मार्स पर लैंड करेंगे। यहाँ चूंकि सारे डिवाइसेस सोलर फ्लेयर्स के टकराने से काफी डैमेज हो गए थे, सो यहाँ एस्केप पोड्स भी एयरबैग्स खुलने के बावजूद एक पहाड़ी से टकरा जाते हैं, जिससे क्रू को काफी चोट तो लगती ही है। इसके अलावा वे सब अपनी लैंडिंग बेस से भी काफी दूर आकर गिरे थे। वहीं ऊपर मार्स के ऑर्बिट में मौजूद शिप में केट पाती है कि वहां शिप के अंदर तक भी आग पहुंच चुकी है। वहां वो उसे बुझाने की भी कोशिश करती है, मगर अब वो उसके काबू में नहीं थी। सो केट दिमाग लगाते हुए खुद स्पेस सूट पहन लेती है और शिप का हैच खोल देती है, जिससे सारी आग अब स्पेस में चली जाती है। अब ये शिप आग से तो बच गया था, सो केट यहाँ से मेन पावर सोर्स को ऑनलाइन लाने की कोशिश करने लगती है। वहीं मार्स के सरफेस पर अब सारा क्रू डैमेज हो चुके शटल से किसी तरह से बाहर निकलता है, जहां वे पाते हैं कि चीफ साइंटिस्ट बर्ड काफी ज्यादा घायल हो गया था। वहीं रास्ते में उनका रोबोट एमी भी अब कहीं और जाकर गिरा था, जिसके बगैर वे अब अपने बेस को भी नेविगेट नहीं कर सकते जहां उन्हें जाना था। यहाँ अब उनके पास ना तो कुछ खाने को है, वहीं ऊपर शिप से सारे कॉन्टैक्ट टूट चुके हैं और सूट्स में भी अब सिर्फ कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। यहाँ उन्हें बेस की लोकेशन का पता नहीं है, यानी कि वे सब अब पूरी तरह से इस वीरान मंगल ग्रह पर फंस चुके हैं। अब रोबी यहाँ हार नहीं मानता और चूंकि सैटेलाइट्स के जरिए पहले से ही उसके पास
इस प्लेनेट के काफी इमेजेस थी, तो वो उन्हीं के जरिए मेन बेस की लोकेशन का अंदाजा लगाने लगता है। लेकिन अब तक बर्ड उन्हें बताता है कि वो काफी ज्यादा घायल है और उसे नहीं लगता है कि वो उस बेस तक जा पाएगा। यहाँ चूंकि उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन है, सो वो बाकी क्रू से कहता है कि वो उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। और वो इसी में खुश है कि उसने कम से कम मार्स की सतह पर कदम तो रखा। यहाँ से सब लोग उसे अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एमी रोबोट, जो कि कहीं और लैंड हुआ था, अपने एक ड्रोन को बाकी क्रू को ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं ऊपर स्पेस में केट ने अब तक शिप को ठीक कर लिया था और कम्युनिकेशन डिवाइस भी शुरू हो गया था। यहाँ हालांकि मार्स पर क्रू के पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, तो वे केट से संपर्क नहीं कर सकते। मगर केट अपने डिवाइस से पृथ्वी पर मौजूद अपने मेन बेस को अब तक के मिशन की सारी डिटेल्स भेज देती है। वहीं नीचे मार्स पर बाकी क्रू अब हैव वन बेस की ओर जा रहा था, जहां वे पाते हैं कि मार्स का वातावरण ज्यादा नहीं बदला है। ये अभी भी पहले जैसा लाल रेगिस्तान ही है, जबकि उनके बायो प्लांट का यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं है। यहाँ क्वीन को आश्चर्य भी होता है, क्योंकि अगर वे प्लांट यहाँ बर्बाद भी हो गए, फिर भी उनके सूखे हुए हिस्से तो यहाँ कम से कम होने ही चाहिए। मगर यहाँ दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पूरा क्रू हैव वन बेस पर आ चुका था, जहाँ उन्हें एक और झटका लगता है। यहाँ उनका पूरा बेस अब तबाह हो चुका था। यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि ये बेस मार्स के वेदर की वजह से नहीं टूटा है, क्योंकि इसे बनाया ही इस तरह से गया था कि ये मुश्किल से भी मुश्किल वेदर कंडीशंस को झेल सके। तो इसे किसने तोड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है। मगर क्रू मेंबर्स अब इसके बारे में और ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि इस वक्त उनके सामने इससे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास ना तो खाने को कुछ है, ना पानी है, और अब तो उनके पास सिर्फ 16 मिनट की ही ऑक्सीजन बची है। यानी कि वे सब के सब इस वीरान बंजर मंगल ग्रह पर तड़प तड़प कर मरने वाले हैं। यहाँ अब सारा क्रू अपनी किस्मत को स्वीकारने में लग जाता है। वहीं पायलट टेड और चिप दोनों ही एक सुंदर सी पहाड़ी के पास आ जाते हैं, जहाँ पायलट टेड कहता है कि उसके एस्केप शटल के गलत उड़ाने से वे नहीं फंसे हैं, क्योंकि उनका बेस तो वैसे भी तबाह हो चुका था। तो अगर वे सही से लैंड भी करते तो भी वे मरने ही वाले थे। मगर चिप गुस्से में उसे कहता है कि उसे ढंग से शटल को ऑपरेट करना चाहिए था, और चूंकि वे मरने ही वाले थे, तो गुस्से में चिप टेड को एक पंच मारता है, जिससे टेड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था। यहाँ हालांकि चिप उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, मगर टेड अब उस पहाड़ी से गिर जाता है और मारा जाता है। यहाँ से चिप बाकी दोनों के पास जाता है और झूठ बोलता है कि टेड ने खुद ही उस पहाड़ी से कूदकर जान दे दी है, क्योंकि उन्हें तो अब कुछ ही मिनट में वैसे भी मरना ही था। अब बाकी दोनों इसके बारे में कुछ भी पूछ पाते इसकी पहले ही अब उनके भी सूट की सारी ऑक्सीजन खत्म हो चली थी और तीनों वहीं पर तड़पने लगते हैं। यहाँ रोबी तंग आकर अपना हेलमेट खोल देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली अब रोबी पाता है कि वो मार्स के वातावरण में अच्छे से सांस ले पा रहा है। यहाँ से अब बाकी दोनों भी अपने हेलमेट उतार देते हैं। अब उन्हें भी नहीं पता था कि वे यहाँ पर सांस कैसे ले पा रहे हैं। हालांकि वेदर में ऑक्सीजन अभी भी कम थी, मगर वे हांफते हुए कम से कम जिंदा तो थे। वहीं यहाँ का वातावरण ऐसा कैसे बन पाया, हमें थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। वहीं स्पेस में केट के पास पृथ्वी के बेस से मैसेज आता है कि 31 घंटे के बाद केट का शिप यहाँ से पृथ्वी की ओर निकल जाएगा। वहीं मार्स पर तीनों एस्ट्रोनॉट बेस पर ही कोई रेडियो वगैरह ढूंढने लगते हैं, जिससे वे ऊपर केट से कम्युनिकेट कर पाएं। मगर जो रेडियो उन्हें मिलता भी है वो भी टूटा हुआ था। तभी क्वीन को याद आता है कि पृथ्वी से एक बार 1997 में एक रोवर यहीं इसी बेस पर भेजा गया था, तो हो सकता है कि उसमें कोई रेडियो जरूर हो। अब यहाँ से वे डेटा से पाते हैं कि वो रोवर यहाँ से पूरे 4 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी रात हो चली है। और यहाँ चूंकि मंगल ग्रह सूरज से कुछ ज्यादा ही दूर है, सो रात के समय मार्स पर टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही गिर जाता है और माइनस में चला जाता है। सो ठंड से बचने के लिए तीनों डिसाइड करते हैं कि वे रात को यहीं रुकेंगे।
और सुबह उस रोवर को ढूंढने निकलेंगे। अब रात को ठंड में जमने से बचने के लिए वे बेस में आग भी लगा देते हैं। अब इस आग को देखकर अब तक उनका एआई रोबोट एमी भी वहां आ गया था। यहाँ वे पाते हैं कि एमी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, मगर उसका नेविगेशन डिवाइस अभी भी काम कर रहा है। सो क्विन कहता है कि उन्हें जल्दी से एमी को ऑफलाइन करना होगा और इस नेविगेशन डिवाइस को उससे निकालना होगा। यह एमी चूंकि एआई रोबोट है, सो वो ये सुन लेता है कि वे उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर देंगे और वो यहाँ पर खुद के बचाव के लिए उन तीनों पर अटैक कर देता है। यह क्वीन उस पर लोहे की रोड से भी वार करता है, मगर एमी उसे भी काट देता है और क्वीन पर जानलेवा वार करके वहां से भाग जाता है। यह रोबी बताता है कि एमी अब अपनी वॉर ट्रेनिंग में सिखाई गई गोरिल्ला टैक्टिक का यूज कर रहा है और वो उन्हें मारने के लिए फिर से आने वाला है। खैर अब यहाँ सुबह हो चुकी थी, जहाँ ऊपर केट का शिप वापस लौटने को रेडी था, मगर वो बेस से कहती है कि वो नीचे मार्स पर गए अपने साथियों के वापस आने के बाद ही अर्थ के लिए निकलेगी। वहीं नीचे अब तीनों उठते हैं। तीनों उस पुराने रोवर को ढूंढ लेते हैं। यहाँ उन्हें एक रेडियो भी मिल जाता है, मगर ये काफी पुराना था, सो रोबी उसे अपने आज के हिसाब से अपग्रेड कर देता है और यहाँ से वे ऊपर कांटेक्ट होने का इंतजार करने लगते हैं, जहाँ 2 घंटे बाद फाइनली केट से उनका कांटेक्ट हो जाता है और यहाँ से वे केट को सब कुछ बताते हैं और अपनी सिचुएशन समझाते हैं। यहाँ केट भी उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो कैसे भी करके उन्हें वहां से निकाल लेगी, मगर तीनों के पास मार्स के वातावरण से बाहर जाने के लिए कोई भी शटल नहीं था। सो केट कुछ रिसर्च के बाद उन्हें बताती है कि 30 साल पहले रूस का एक शटल मार्स पर भेजा गया था। सो अगर वे उसे ठीक कर लें तो उसके इस्तेमाल से वे वापस से मार्स से निकल पाएंगे, जहां से केट उन्हें रिसीव कर लेगी। मगर इसके लिए उनके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं, क्योंकि उसके बाद केट का शिप ऑटोमेटिकली अर्थ की ओर निकल पड़ेगा और यहीं उनके मार्स से निकलने का आखिरी रास्ता बचा है। अब यहाँ रोबी जल्दी से केट के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो केट के साथ एक रिलेशनशिप में था। यहाँ से वे उसी पुराने रशियन शटल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पीछे से एमी उन पर नजर रखे हुए था। अब थोड़ी ही आगे जाने पर चिप को दूर कुछ हिलता हुआ नजर आता है, मगर बाकी दोनों में से उस पर कोई ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यह उन्हें पता नहीं था कि मार्स के सरफेस पर किसी प्रकार के एलियन जीव पनप चुके हैं, जिनके बारे में और ज्यादा हम थोड़ी ही देर में जानेंगे। यहाँ प्रॉब्लम अकेली यही नहीं थी। केट यहाँ रोबी को कॉल करके अकेले में बताती है कि जिस शटल की ओर वे जा रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ही इंसान बैठ सकते हैं, यानी कि उन तीनों में से किसी एक को नीचे मार्स पर रहकर सैक्रिफाइस देना होगा। यहाँ रोबी अभी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता और आगे बढ़ते रहने पर ध्यान देता है, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था, जबकि वो शटल अभी भी उनसे कई किलोमीटर दूर था। वही क्वीन की हालत अब खराब हो चली थी, जो कि एमी के द्वारा घायल हो गया था। अब तक चलते चलते फिर से रात हो चुकी थी, जहां अब मार्स पर ठंडे तूफान चलने लगते हैं। तो तीनों को ही ना चाहते हुए भी एक केव में छुपना पड़ता है। अब तीनों डिस्कस करते हैं कि उनके पास प्रोब तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, जहां रोबी उन्हें सच्चाई बता देता है कि दरअसल उस प्रोब में सिर्फ 2 लोग ही यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ चिप अब सोचने लगता है कि चूंकि रोबिन और क्वीन दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो वे दोनों शायद उसे प्रोब में ना लेकर जाएं और शायद उसे यहीं मरने के लिए छोड़ देंगे। अब चिप ही था जिसने टेड को उस खाई में गिरा दिया था और यहाँ भी बचने के लिए चिप बाकी दोनों के सोते ही अकेला ही वहां से प्रोब की ओर बढ़ने लगता है, ताकि वहां पहले पहुंचकर उन दोनों को यहीं पर छोड़कर वो अकेला ही मार्स से निकल जाए। वहीं ऊपर शिप में केट को मेन बेस से मैसेज आता है कि अब उसे वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि इस तूफानी रात में उन तीनों का बचना नामुमकिन है। अब यहाँ केट तीनों से कांटेक्ट भी करने की कोशिश करती है, मगर तूफानों की वजह से वो कांटेक्ट भी फेल रहता है। वहीं चिप अकेला ही आगे बढ़ रहा था कि एमी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे वहीं जान से मार देता है। यहाँ रोबी और क्वीन ये सब अपने हैंड डिवाइस पर देख लेते हैं और जल्दी से उसके पीछे आने लगते हैं। अब चिप को ढूंढते हुए वे एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो कि काफी ही वियर्ड थी,
दरअसल यहाँ वहीं बायो प्लांट हर जगह उगे हुए थे। अब अजीब बात ये भी थी कि ये सिर्फ यहीं पर क्यों है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं। अब यहाँ से रोबी ऊपर केट को सब कुछ बताने की कोशिश करने लगता है, जबकि क्वीन चिप की बॉडी को चेक करने लगता है। लेकिन यहाँ उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एलियन क्रीचर्स थे और यहाँ जब क्वीन उसके सूट को काट रहा था तभी उसमें से काफी ज्यादा मार्शियन क्रीचर्स निकल आते हैं। यहाँ क्वीन उनमें से 2 को रिसर्च के लिए पकड़ लेता है और वो रोबी के साथ जल्दी से आगे भागने लगता है। यहाँ से अब दोनों सब कुछ समझ चुके थे। दरअसल ये क्रीचर्स मार्स के वातावरण में कई सैकड़ों सालों से सरफेस के नीचे रह रहे थे, मगर जब इंसानों ने ये बायो प्लांट यहाँ उगाए तब ये उन्हें खाने लगे, जिससे उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी और इसीलिए अचानक से वे बायो प्लांट खत्म होने लगे और बायो प्लांट को खाते खाते ही उन्होंने उस बेस को तबाह कर दिया होगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये क्रीचर्स इन प्लांट्स को खाकर काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना कि उनके प्लांट्स भी नहीं कर रहे थे और इसीलिए वे सब अब मार्स के एटमॉस्फेयर में सांस ले पा रहे थे। यहाँ से वे जितना आगे जा रहे थे उन्हें और ज्यादा वहीं बायो प्लांट मिल रहे थे। लेकिन अब तक क्वीन के मुंह से खून निकलने लगा था क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल था और इसी कारण उस पर वहीं एलियन क्रीचर्स अटैक भी कर देते हैं। यहाँ से क्वीन समझ गया था कि वो जिंदा यहाँ से नहीं निकल पाएगा और यहाँ से वो किस्मत को अपनाकर पहले रोबी को अपना एक्स्ट्रा सूट और फिर उन दोनों क्रीचर्स का सैंपल दे देता है, जिससे पृथ्वी पर उन पर रिसर्च किया जा सके। यहाँ से क्वीन अब खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है। अब ये सब देख रोबी हिम्मत हार चुका था, मगर पृथ्वी तक मंगल की सच्चाई पहुंचाने के लिए वो अब फिर से खड़ा होता है और पूरी हिम्मत के साथ उसी शटल की ओर भागने लगता है और फाइनली कुछ ही देर में वहां पहुंच भी जाता है। मगर ये प्रोब 30 साल पुराना था और अनफॉर्चुनेटली इस समय में इसकी बैटरी डेड हो चुकी थी और रोबी के पास अब कोई बैटरी भी नहीं बची थी, यानी कि उसका यहाँ से निकलने का अब आखिरी रास्ता बंद हो चुका था। यहाँ से रोबी हार मानकर केट से कहता है कि शायद से उनका साथ यहीं तक था और केट भी अब ना चाहते हुए भी वहां से पृथ्वी की ओर शिप को शुरू कर देती है। वहीं रोबी पाता है कि उसके सामने एआई रोबोट का ड्रोन उसे देख रहा है। यहाँ से उसे याद आता है कि उस एआई रोबोट में भी एक बैटरी है जिसे निकालकर वो यहाँ से निकल सकता है। तो वो जल्दी से प्रोब पर ही जाल बिछाता है और जैसे ही एआई रोबोट उसके करीब उसे मारने आता है, रोबी उसे पैराशूट में फंसा देता है और किसी तरह से आखिरी मौके पर उसकी बैटरी निकाल लेता है। अब यहाँ से रोबी जल्दी से बैटरी से प्रोब को शुरू करता है और ऊपर स्पेस में केट के शिप तक जाने लगता है। वहीं केट का शिप पृथ्वी की ओर जाने लगा था तो वो उसे मोड़ नहीं सकती, मगर केट अब खुद ही स्पेस सूट पहनकर किसी तरह से स्पेस वॉक करके रोबी के प्रोब तक पहुंचती है और किसी तरह से उसे वापस से शिप में लाती है। यहाँ रोबी अब प्रोब में बिना ऑक्सीजन के बेहोश हो चुका था, तो केट उसे सीपीआर देने लगती है और फाइनली अब रोबी को होश आ जाता है और यहाँ से दोनों फाइनली सही सलामत पृथ्वी की ओर वापस जाने लगते हैं। यहाँ अब रोबी मार्स के 2 क्रीचर्स के सैंपल भी ले आया था जो कि खुद में ही काफी मात्रा में ऑक्सीजन बना सकते थे, यानी कि उन पर रिसर्च के बाद अब मार्स ही क्या पृथ्वी तक के एनवायरनमेंट को रिपेयर किया जा सकता है। यही सब जानने के बाद पृथ्वी पर रोबी अब एक हीरो बन चुका था, जिसने न सिर्फ मंगल ग्रह बल्कि पृथ्वी तक के वातावरण को फिर से रिपेयर करने का तरीका ढूंढ निकाला था। वहीं केट और रोबी अब साथ में खुश थे, जो कि अब 6 महीने बाद पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक एप्रिसिएशन के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।